मित्रों नमस्कार। आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समायोजन का जो एक पार्ट पढ़ चुके हैं। समायोजन में हम लोगों ने समायोजन के अर्थ पढ़ा, परिभाषाएं पढ़ी थी, उसकी विशेषताएं पढ़ी थी। उसके बाद हमने समायोजन की विधियां पढ़ी थी। तो समायोजन की जो विधियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ये भी पढ़ा था। एक प्रत्यक्ष विधियां और एक अप्रत्यक्ष विधियां। प्रत्यक्ष विधियों का जो संबंध होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है, यानी चेतन मन से होता है, जिन्हें हम जानबूझकर करते हैं। और अप्रत्यक्ष विधियों का जो संबंध होता है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड से होता है, यानी जिसे हम बिना जाने करते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मस्तिष्क में घटित होती रहती हैं। तो प्रत्यक्ष जो विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधियों का जो संबंध होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है, यानी चेतन मन से होता है, जहां हम जानबूझकर या सचेतन अवस्था में अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, अपने आप को समायोजित करते हैं। जैसे हम लोगों ने समायोजन पढ़ा था, तो समायोजन क्या है कि परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना समायोजन है। कहने में बड़ा साधारण लगता है कि परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना समायोजन है, लेकिन हम परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालते कैसे हैं, कैसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो वातावरण में रहकर करते हैं और आवश्यकताओं और वातावरण के बीच में संतुलन स्थापित करते हैं। तो ये एक तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे मस्तिष्क में घटती रहती हैं। उन्हीं का परिणाम होता है कि हम जो है समायोजित हो पाते हैं। और जो समायोजित नहीं हो पाते हैं, जैसे एक बच्चा है, उसका एडमिशन किसी क्लास में कराया गया, आप छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा देखते होंगे ये कि क्लास में कराया गया तो वो या तो क्लास में बैठता नहीं है, या क्लास में बैठेगा तो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएगा, रोएगा, तो उसे बच्चों को परेशान करेगा, बाल खींचेगा उनके, या घर की तरफ भागने का प्रयास करता। ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है कि ये असमायोजित है या कुसमायोजित है। तो कुसमायोजित या असमायोजित बच्चा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं और वातावरण के बीच में संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है, तभी तो वो कुसमायोजित होता है। और अब समायोजित कब होता है? जब वो वातावरण के मध्य और अपनी आवश्यकताओं के मध्य संतुलन बिठा लेता है, तब समायोजित होता है। तो ये संतुलन बैठता कैसे है? कहने में बड़ा आसान है कि समायोजन वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना समायोजन है, लेकिन ये वातावरण के अनुकूल अपने आप को हम ढालते कैसे हैं, इसके पीछे भी पूरा प्रोसेस होता है ना, पूरी एक प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे हम अपने आप को ढालते हैं। तो देखते हैं, जैसे अभी हमने लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि समायोजन की जो विधियां हैं इनको हम लोग रक्षा युक्तियां भी कहते हैं। ठीक है, समायोजन की जो विधियां हैं, रक्षा युक्तियां भी कहते हैं, विधियां भी कहते हैं और मनोरचना भी करते हैं। तो देखो, जो समायोजन की विधियां हैं वो दो प्रकार से पढ़ी, एक प्रत्यक्ष विधि, एक अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि हमारे चेतन मन से संबंधित है। किससे संबंधित है? चेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड से संबंधित है। और अप्रत्यक्ष विधि हमारे अचेतन मन से संबंधित है। अचेतन मन से, यानी अनकॉन्शियस माइंड से संबंधित है। कौन? अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष विधि है, इसमें हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी प्रतिक्रिया करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो जानबूझकर करते हैं, यानी पूरे होश हवास में करते हैं। अपने जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उस पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है कि हाँ, हम ये क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहली जो इसमें अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष विधि में जो पहला स्टेप है वो है बाधा निराकरण। ठीक है, या बाधा का निस्तारण। हमारे सामने कोई भी समस्या आती है, उस समस्या का जो हम समाधान करते हैं, उस बाधा का निराकरण करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। तो कैसे करते हैं? चेतन रूप में करते हैं, कॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं। हमें पता होता है कि हम, जैसे मान लीजिए हम पढ़ने के लिए बैठे और शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे पढ़ने के मार्ग में जो शोर, जो लाउड स्पीकर बज रहा है या जो टेप रिकॉर्डर बज रहा है, वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो हम जाके उसको बंद कर देते हैं। या जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें जो भी चीज़ बाधा पहुंचा रही है उस चीज़ को हटा देते हैं और अपना काम जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष विधियों में हमने पढ़ा, बाधा निराकरण विधि पढ़ी, मार्गांतरीकरण विधि पढ़ी, कि जैसे हमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है, जो भी लक्ष्य निर्धारित किया था, अगर एक तरीके से हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए हम टेट के एग्ज़ाम, टेट क्वालिफाई करना हमारा लक्ष्य है और उसके लिए हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, हमने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो अब क्या है, वो
उन चीज़ों को ढूंढेंगे जिसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो अगर हम देखते हैं कि हमने समय सही नहीं दे पाया, या हमने क्वेश्चन पेपर सही नहीं हल कर पाया, या जिस बुक का हमने सिलेक्शन किया था वो बुक अच्छी नहीं है, या जिस कोचिंग का सिलेक्शन किया था वो कोचिंग अच्छी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अपने तरीके में चेंजमेंट करेंगे, है ना। अगर बुक सही नहीं थी तो दूसरी बुक परचेज करेंगे, कोचिंग सही नहीं थी तो दूसरी कोचिंग पर लेंगे, अगर हमने टाइम कम दिया तो टाइम बढ़ाएंगे। यानी हम प्रथम एग्ज़ाम में अगर असफल होते हैं तो क्यों असफल होते हैं उसका कारण जान करके दोबारा से फिर से तैयारी करेंगे। तो मार्गान्तीकरण का मतलब क्या होता है कि केवल तरीका बदलना है, तरीका बदल लेते हैं हम लोग, तरीका बदलना है, लक्ष्य नहीं बदलना है। मार्गान्तीकरण का मतलब लक्ष्य बदलना नहीं है, तरीका बदल के अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। क्या है, मार्गान्तीकरण है। ये कैसी विधियों की हम चर्चा कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधियों की चर्चा कर रहे हैं जो चेतन रूप से हम लोग जिस पर कार्य करते हैं। उसके बाद अगला इसमें जो आता है वो आता है लक्ष्य में परिवर्तन या लक्ष्य परिवर्तन। एक चीज़ जैसे हमने मान लीजिए हम तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी टीचर की, लक्ष्य परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि हम इसकी प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश प्राइमरी टीचर की वैकेंसी नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे। अगर जूनियर की आ जाती है तो क्या हम जूनियर वाला नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम जूनियर की अगर वैकेंसी आ जाती है, हम जूनियर को ट्राई करने लगते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा लक्ष्य परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट है परामर्श या निष्कर्ष। अब हम क्या करते हैं कि अगर जिन कारणों की वजह से हम नहीं सफल हो पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरों से परामर्श लेते हैं, या अगर हम अपना लक्ष्य परिवर्तन कर रहे हैं तो भी हम दूसरों से परामर्श लेते हैं कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या जो भी हमारे पास समस्याएं आती हैं तो अपने से जो अनुभवी लोग हैं, चाहे आपके गुरुजन हों, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके अनुभवी मित्र हों, उनसे हम लोग क्या करते हैं, सलाह ले लेते हैं कि हमारे लिए क्या उचित होगा, क्या उचित नहीं होगा। और एक होता है अवधान की प्राप्ति। अवधान प्राप्ति आप देखा होगा, छोटे बच्चे भी ऐसा करते हैं कि जैसे घर में दो बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो छोटे बच्चों को उस टाइम बहुत समस्या होती है, और वो क्या करते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगेंगे या बाल खींचने लगेंगे या कोई चीज़ें इधर उधर फेंकने लगेंगे, ताकि हमारा ध्यान जो है उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो एक ये कैसी प्रक्रिया कैसी होती है, कॉन्शियस माइंड के थ्रू होती है, चेतन अवस्था में होती है, जिसे हम जानबूझकर करते हैं। ये सारी जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सब हम कैसे करते हैं, जितनी भी विधियां हैं सब कॉन्शियस रूप से की जाती हैं, चेतन अवस्था में की जाती हैं, हमारे द्वारा की जाती है, और हमें पूरा होशो हवास होता है कि मैं क्या कार्य कर रही हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है अप्रत्यक्ष विधियाँ, जो आज का हम टॉपिक बनाने आए हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि चलो एक बार रफली मैंने आपको बता दिया है, चल जाएगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा का प्रारूप जो है वो दिन पे दिन बदलता चला जा रहा है ना। अगर आप लोग हम पर ट्रस्ट करते हो तो पढ़ाना हमारा काम है। तो आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो क्या है कि समायोजन की जो अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं। अप्रत्यक्ष विधियाँ किससे संबंधित हैं, अचेतन मन से, अनकॉन्शियस माइंड से संबंधित है। इन पर हमारा कोई जोर नहीं होता है, हमारा कोई जोर नहीं होता है। इनका जो संचालन करता है वो कौन करता है, हमारा अचेतन मन। कौन करता है, हमारा अचेतन मन। और हमारा अचेतन मन क्या है, हम पढ़ा चुके हैं तुमको, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन तीनों मन पता, मस्तिष्क के तीनों भाग जो फ्राइड ने दिए, हमने बताया है कि अचेतन मन का कार्य, अचेतन मन कितना होता है, 90%। हमारे पास अचेतन मन होता है 90% और चेतन मन कितना होता है, 10%। तो ये जो अचेतन मन है, अच्छा एक चीज़ और कि जो हम ये अप्रत्यक्ष विधियाँ पढ़ने जा रहे हैं, या इनको हम समायोजन की रक्षा युक्तियाँ भी कहते हैं। रक्षा युक्तियाँ क्या, ये जो रक्षा युक्तियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि, और ये जो अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं वो किस पर आधारित हैं, हमारे अहम की सुरक्षा करती हैं। किसकी करती हैं, हमारे अहम की, यानी ईगो की। व्यक्तित्व का, जब फ्राइड ने व्यक्तित्व का विभाजन किया था उसमें उन्होंने बताया था कि व्यक्तित्व जो है वो 3 प्रकार का होता है ना, या ये तीनों का समावेश जो है वो क्या होता है, मनुष्य का व्यक्तित्व होता है। एक होता है इड, जिसको हम लोग इदम बोलते हैं, और दूसरा होता है अहम, और तीसरा होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो जिसको हम लोग बोलते हैं परा अहम, परा अहम। ठीक है, अब देखो जो अप्रत्यक्ष विधियां हैं ये किसकी सुरक्षा कर रही हैं, हमारे अहम की। किसकी कर रही हैं, हमारे अहम की। अहम हमारा यानी ईगो।
ठीक है। अच्छा, ये जो हमने व्यक्तित्व के 3 पार्ट फ्राइड के अकॉर्डिंग बताए थे, इदम, अहम और पराअहम, इसमें जो अहम था उसका क्या रोल था? उसका रोल था कि इदम और पराअहम में संतुलन करना। क्या काम था? इदम और पराअहम में संतुलन करना। किसका रोल है? अहम का रोल है। यानी जो हमारे ईड किस पे चलता है? मूल प्रवृत्तियों पर, ठीक है। और पराअहम किस पे चलता है? उच्च नैतिकता पर। अच्छा, एक चीज़ देखिए, हम कुसमायोजित कब होते हैं या हम असमायोजित कब होते हैं? जब या तो हमारा ईड बढ़ जाए और या तो हमारा सुपर ईगो बढ़ जाए, या तो हम अपना मूल प्रवृत्तियों के तरीके से कार्य करने लगे और या फिर हमारे अंदर सुपर ईगो बढ़ जाए, तो जो हमारा व्यक्तित्व है वो डिसबैलेंस हो जाता है। अब आप कहेंगे सुपर ईगो में कैसे डिसबैलेंस होता है? सुपर ईगो में डिसबैलेंस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए इस मार्कर की बात हो रही है, तो अगर ये मार्कर की बात होगी तो सुपर ईगो जिनके अंदर वो क्या कहेगा, नहीं मुझे इसके विषय में सोचना भी नहीं है, ना मुझे देखना है, ना सुनना है, ना सोचना है। यानी इतनी हाई क्वालिटी की नैतिकता हो जाती है, और इतनी हाई क्वालिटी की नैतिकता समाज जल्दी एडजस्ट नहीं करता है। ना तो अगर हमारे अंदर हाई क्वालिटी की नैतिकता है तो ना तो हमें समाज जल्दी एक्सेप्ट करेगा और ना हम समाज को जल्दी स्वीकार कर पाते हैं, है ना। तो दोनों चीज़ें जो हैं, अगर हमारा ईड बढ़ेगा तो हम मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करेंगे, यानी मेरा जो मन आएगा फिर हम वो करेंगे, चाहे आपको उससे समस्या हो। और अगर हमारा सुपर ईगो बढ़ेगा तो भी ना तो हम समाज में जल्दी एडजस्ट हो पाते हैं, ना समाज हम में जल्दी एडजस्ट हो पाएगा। तो दोनों में असंतुलन हो जाएगा। असंतुलन ही क्या होता है? कुसमायोजन होता है या असमायोजन होता है। तो इसमें जो अहम होता है, जो ईगो होता है, वो इस दोनों के बीच में संतुलन का कार्य करता है। किसमें? ईड में और सुपर ईगो में, इदम में और पराअहम में जो संतुलन का कार्य करता है वो कौन करता है? अहम करता है। अहम किस पर चलता है? वास्तविकता पर। किस पर चलता है? वास्तविकता पर, यानी जो सामने है ये इसी पर चलता है। दोनों में बैलेंस का काम करता है। लेकिन जब इस ईगो को ही या अहम को ही खतरा होने लगता है, जब हमारे अहम को ही खतरा होने लगता है, तब हमारा जो अचेतन मन है वो कुछ रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करता है, कुछ रक्षात्मक विधियों का प्रयोग करता है, जिससे हमारा ईगो हर्ट ना हो। आपने सुना होगा कि देखो ऐसा है भाई, लिमिट में रहो, मेरा ईगो ना हर्ट कर देना। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का ईगो जो है वो हर्ट हो गया, यानी उसका अगर उसके अहम को चोट पहुंच गई, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है। चाहे व्यक्ति में परिवर्तन हो जाए, चाहे व्यक्ति से रिलेटेड व्यक्ति या वस्तु में परिवर्तन हो जाए। समझ में आ गया? तो ईगो हर्ट वाली जितनी आपने काफ़ी सारी मूवी देखी होंगी, उसमें होता है कि अगर व्यक्ति का ईगो हर्ट हो जाता है तो वो तो बहुत मेहनत करता है, कोई अरबपति खरबपति बनता है, फिर बदला लेता है, या ईगो हर्ट होता है तो बहुत बड़ा विलन बनता है या सुपर हीरो बन जाता है। इस टाइप की आपने मूवियाँ देखी होंगी। तो बात यही हो रही है, ईगो का जो कार्य है, अहम का जो कार्य है वो क्या है? इड में और सुपर ईगो के बीच में संतुलन बनाना है। संतुलन बनाता है कौन? अहम बनाता है। लेकिन अगर अहम पर ही खतरा आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि व्यक्ति का ईगो ही हर्ट हो जाए, तो क्या होता है कि जब व्यक्ति का ईगो हर्ट होता है तो व्यक्ति असंतुलित हो जाता है, असमायोजित हो जाता है, कुसमायोजित हो जाता है, और उसके बाद वो समाज में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है ना, अपने आप को स्थापित नहीं कर पाता, ना समाज को स्वीकार कर पाता, ना वो समाज को स्वीकार कर पाता है। ऐसे में क्या कभी कभी कंडीशन है कि लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं, या वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लें जब ईगो हर्ट होता है। तो ऐसे में हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, हमारा जो अचेतन मन होता है, वो कुछ युक्तियों का प्रयोग करता है, कुछ रक्षात्मक युक्तियाँ। किसकी रक्षा करने के लिए? हमारे अहम की रक्षा करने के लिए कुछ युक्तियों का, कुछ विधियों का या कुछ मनोरचनाएं गठित करता है, जिससे कि हमारे अहम को ठेस ना पहुँचे। क्योंकि अहम अगर डिसबैलेंस हुआ, वैसे तो अहम का जो रोल है वो ईड और सुपर ईगो को संतुलित कर लेता है, लेकिन अगर अहम ही डिसबैलेंस हो जाएगा तो फिर क्या है? व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल बेकार हो जाएगा, है ना।
वो या तो समाज को ही पूरा नष्ट कर देगा और या तो वो अपने आप को ही हार्म पहुंचाएगा। इसीलिए लोग एकदम से क्या करने लगते हैं कि मैं तो आत्महत्या कर लूँगा, या किसी दूसरे को मार डालते हैं, या खुद मर जाएंगे, या मानसिक रोगी हो जाएंगे, मानसिक विक्षिप्त हो जाएंगे, या कोई ऐसी मानसिक रोग जैसे मिर्गी या दौड़ा इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमारा अचेतन मन जो है वो कुछ विधियों का प्रयोग करता है, कुछ युक्तियों का प्रयोग करता है, जिससे कि हमारा ईगो जो है वो सही रहे। हमारा अहम जो है, अहम की सुरक्षा करता है कौन? हमारा अचेतन मन। तो वो कौन कौन सी युक्तियां हैं, वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हमारे ईगो को सुरक्षा दी जाती है? और कौन देता है? तो अचेतन मन देता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड देता है। ठीक है। और एक चीज़ बड़ी लॉजिक बात बताएं कि जो ये अचेतन मन हमारे ईगो को सुरक्षित रखता है या रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग करता है, वो कैसी होती हैं? अप्रत्यक्ष होती हैं। कैसी होती हैं? अप्रत्यक्ष होती हैं। हमें दिखाई नहीं देती हैं, ना हमें अनुभव होता है। ना हमें दिखाई देती हैं और ना हमें अनुभव होता है। जैसे कि आप घर में बिना बताए मूवी देखने चले गए। अब आपने वहाँ पर सोचा कि घर में जब पूछा जाएगा कि आज लेट कैसे हो गए, तो हम घर में क्या बताएंगे? यानी अगर आप इतना सोच पा रहे हो, अगर आप इतना सोच पा रहे हो कि घर में पूछा जाएगा और हम क्या बताएंगे, और उसके बाद हमने सोचा कि चलो कि बता देंगे कि किसी दोस्त की मम्मी बीमार थी, या सर ने कोई एक्स्ट्रा वर्क दे दिया था, या कोई भी बहाना आपने सोच लिया, और उसके बाद आप घर में आए, तो आप कैसे कार्य कर रहे हो? प्रत्यक्ष रूप में कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? प्रत्यक्ष रूप में कर रहे हो। और कैसे कर रहे हो? अपने चेतन मन के अकॉर्डिंग कर रहे हो, कॉन्शियस माइंड के थ्रू कर रहे हो। यानी आपको सब पता है कि मुझे घर जाकर के कौन सा बहाना बनाना है, आपको पता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आपने कुछ नहीं सोचा, आप चले गए, आपके दोस्त ने कहा चलो आज मेरे साथ फलानी जगह चलना, आप बैठ कर वहाँ चले गए और आपने पूरी भूमिका नहीं बना पाई, आपने कुछ सोचा ही नहीं, और उसके बाद आप घर आए, आपके पेरेंट ने आपसे पूछा कि भाई कहाँ गए थे। उस टाइम जो भी आपके मुंह से निकलता है, जो आपने पहले जिसके विषय में ना तो सोचा है ना विचार किया है, जो भी आपके मुंह से निकलता है वो आपकी रक्षात्मक युक्ति के तहत निकलता है। यानी आपकी सुरक्षा करने के लिए आपका अचेतन मन आपके चेतन मन को भेजता है कि अब ये बोलो। लेकिन ये प्रक्रिया कैसी होती है? अप्रत्यक्ष होती है, हमें दिखाई नहीं देती है, ना ही इस पर हमारा नियंत्रण होता है, और हमारे मुंह से अचानक ही कुछ निकल जाता है और वो सटीक भी हो जाता है। घर वाले हो सकता है मान भी जाएं इस चीज़ के लिए, और जब नहीं मानते हैं, दूसरा प्रश्न रख देते हैं, तब फिर हम क्या करते हैं? तर्क करना शुरू करते हैं। ठीक है। तब फिर कैसे सोच विचार के जब आप आंसर देते हो तो वो प्रत्यक्ष होता है, और बिना सोचे समझे जो बोला जाता है वो कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। किसके थ्रू आता है? अचेतन मन के थ्रू आता है, हमारे चेतन मन में भेजा जाता है कि अब ये बोलना है। तो वो क्या होता है? रक्षात्मक युक्ति होती है, या विधि होती है, या मनोरचना होती है। मनोरचना जानते हो क्या? कि हमारे मस्तिष्क में कोई एक समस्या से रिलेटेड कोई एक रचना तैयार कर ली जाए, कोई कहानी गढ़ ली जाए। ठीक है। जो कि हमारे अहम को बचाए, हमें सुरक्षित रखे, है ना। तो अप्रत्यक्ष विधियों का आज हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैसे हम कौन कौन सी अप्रत्यक्ष विधियां का प्रयोग कर लेते हैं जिसके विषय में हम जानते नहीं हैं, लेकिन हाँ हमारे साथ घटित होती हैं। और इन अप्रत्यक्ष रक्षात्मक विधियों के द्वारा ही, रक्षात्मक युक्तियों के द्वारा ही हम क्या करते हैं कि समायोजन समाज में कर पाते हैं, समायोजन की प्रक्रिया को पूरा कर पाते हैं, अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग हमारा अचेतन मन नहीं करता है हमारे अहम को सुरक्षित रखने के लिए, आपने अहम के एग्जाम्पल सुने होंगे, कालिदास का सुना होगा कि कालिदास बिल्कुल बेहद मूर्ख थे, है ना। लेकिन जब जिसके साथ उनके विवाह हुआ वो इतनी ज़्यादा विद्वान थी, इसीलिए तो एक शर्त रखी गई थी कि जो उनके प्रश्नों का उत्तर दे देगा वो उन्हीं के साथ विवाह करेंगी। अनेक विद्वान जो थे वो उनके सामने फेल हो गए। तो जब ब्राह्मण लोग थे और विद्वान लोग थे वो जब ज़्यादा दुखी हो गए, उनसे ज़्यादा आहत हो गए, तो बोले अब इसका विवाह किसी मूर्ख के साथ कराएंगे। तो कालिदास को पकड़ ले गए, जो कि जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। कालिदास का विवाह तो हो गया, चलो ठीक है, किसी तरीके से एन करा दिया गया। लेकिन जब वास्तविकता उनकी पत्नी को पता चली और वास्तविकता कालिदास को पता चली कि हमारा विवाह एक इतनी विद्वान महिला के साथ में हुआ है, तो और कुछ उन्होंने ऐसे शब्द उनकी पत्नी ने बोल दिया कि उनका ईगो हर्ट हो गया। किसका? कालिदास का। ईगो हर्ट हुआ किसका? तुलसीदास का।
है ना, कि वो पत्नी के प्रेम में इतना ज़्यादा पागल थे और उनकी पत्नी ने ही उनसे कह दिया कि जितना तुम हमसे लगाव करते हो, अगर इतना ईश्वर से कराओ तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो उनका ईगो हर्ट हुआ तो उन्होंने पूरा रामायण लिख डाली। कालिदास का ईगो हर्ट हुआ। तो जब व्यक्ति का ईगो हर्ट होता है तो वो कैसा हो जाता है, एक तरीके से आक्रामक हो जाता है, उसके अंदर एक असीम ताकत आ जाती है। फिर वो किसी कार्य को करने के लिए इतना ज़्यादा मोटिवेट होता है, इतना ज़्यादा प्रेरित हो जाता है कि वो उस कार्य के पीछे पड़ जाता है। कहा जाता था कि कालिदास मंद बुद्धि थे, और जब मंद बुद्धि थे तो इतने बड़े बड़े महाकाव्यों की रचना कैसे कर दी, तो उसके पीछे था उनका ईगो हर्ट होना। ठीक है, हम लोगों को देखो, अगर घर वाले कोई गुस्सा दिला देते हैं, ईगो हर्ट हो जाता है, अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, गुस्सा आ जाता है एकदम। घर का कहो जो सारा काम कर डालें, पढ़ने के लिए बैठे तो कहो 12-12 घंटे पढ़ते रहें। ईगो का काम ये होता है। तो जो हमारा अचेतन मन होता है हमारे ईगो को सुरक्षित रखता है, क्योंकि इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है अगर ईगो हर्ट होता है तो। कौन कौन सी रक्षात्मक युक्तियाँ यूज़ की जाती हैं, आइए देखते हैं। देखिए, तो वो कौन सी रक्षात्मक युक्तियाँ हैं जो हमारे अचेतन मन के द्वारा हमारी अहम के सुरक्षा के लिए की जाती हैं। तो उनमें जो विधि है वो पहली विधि के रूप में हम लोग लेते हैं युक्तिकरण को। क्या लेते हैं, युक्तिकरण कहें या तार्किकीकरण कहें या औचित्य स्थापन करें। ठीक, औचित्य स्थापन कह सकते हैं। ये मनोविज्ञान में कई सारे नाम हैं, लेकिन इंग्लिश में जो इसको कहते हैं वो कहते हैं रेशनलाइजेशन। क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, इसका क्या, देखो युक्तिकरण या तार्किकीकरण क्या होता है। जैसे हम क्लास में लेट पहुँचे, क्लास में आज हम कॉलेज घर से जाने में लेट हो गए, और जैसे ही हम क्लास में एंट्री किए और हमारे टीचर ने पूछा भाई आज लेट कैसे हो गए, तो अचानक से हमारे मुंह से कोई बहाना निकल जाता है, कोई युक्ति निकल जाता है या कोई तर्क निकल जाता है। क्या कि अरे आज तो बस लेट हो गई सर। या अगर हम बस से नहीं जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो पूछा आज लेट कैसे हो गए, अरे मैम घर में थोड़ा सा काम आ गया था, अरे मैम रास्ते में कोई मिल गया था, या मेरी साइकिल पंचर हो गई थी। जब हम कोई बहाना बना लेते हैं अपने बचाव के लिए, लेकिन याद रहे कि ये कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, आपको नहीं पता होता। आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपका चेतन मन, ये आपको आपके चेतन मन में भेज देता है कि ये बोलना है, और अचानक ही हमारे मुंह से निकल जाता है कि अरे मेरी बस लेट हो गई थी, या मेरी बाइक पंचर हो गई थी, या रास्ते में कोई मिल गया था, या घर में कोई इमरजेंसी काम हो गया था। जो आपने बहाना सोचा नहीं था, अगर आप सोच लेते, पहले से सोचे होते, तो वो कौन सी विधि के अंतर्गत आएगा, प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत, कॉन्शियस माइंड के थ्रू। लेकिन आपने सोचा नहीं था कि मुझे ये बोलना भी पड़ेगा, और अचानक ही आप अपने बचाव में कुछ बोल देते हो, तो वो क्या होता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। तो जो युक्तिकरण होता है, कोई किसी युक्ति का प्रयोग कर ले अपने बचाव के लिए, कोई तर्क दे दे अपने बचाव के लिए, या किसी वस्तु से जोड़ करके कोई बहाना बना देते हैं। इसमें क्या होता है, बहाना बनाते हैं, कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, लेते हैं। ठीक है, जैसे नई एग्जाम्पल दिया जाता है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। एक कोई नई बहू से कहा गया कि चलो भाई डांस करो, शादी में बहुएं आती हैं डांस करती हैं, तो कहती अरे हमें नाचना तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपका आंगन ही टेढ़ा मेढ़ा है। इसमें 2 एग्जाम्पल भी परीक्षा में आते हैं। एक आता है कि अंगूर खट्टे हैं और नींबू मीठे हैं। ये किसके उदाहरण हैं, कौन सी युक्ति के हैं, किस रक्षात्मक युक्ति के हैं, तो ये किसके हैं, आपके युक्तिकरण या तार्किकीकरण कहें या औचित्य स्थापन कहें, जिसको रेशनलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगली जो युक्ति है वो कौन सी है, प्रतिगमन है। प्रतिगमन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन। क्या बोलते हैं, रिग्रेशन बोलते हैं प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब होता है कि आप जिस अवस्था में हो, जैसे मान लीजिए कि मैं प्रौढ़ावस्था में हूँ या युवावस्था में हूँ, और मेरा जो व्यवहार है वो बाल्यावस्था के अकॉर्डिंग हो, या किशोरावस्था, अपनी अवस्था से पीछे की अवस्था का व्यवहार करना। क्या होता है, अपनी अवस्था से पीछे की अवस्था का व्यवहार करना।
व्यवहार करना। जैसे कि हम परीक्षा में फ़ेल हो जाते हैं, या कोई मनचाही वस्तु हमें नहीं मिलती है, या हमारी कोई वस्तु टूट जाती है, या हम बहुत ज़्यादा समस्या में होते हैं तो हम बच्चों के तरीके से फूट फूट कर रोने लगते हैं, या बच्चों के तरीके से किसी चीज़ को लेने के लिए बच्चों के तरीके से जिद करने लगते हैं। हमारी एज तो समझदार है, हम एडल्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो हरकतें हैं वो बच्चों के तरीके से हैं। तो ये कौन सी रक्षात्मक युक्ति है? इसको कहते हैं प्रतिगमन। क्या कहते हैं? प्रतिगमन। जहाँ हम अपनी अवस्था से पीछे की अवस्था जैसा व्यवहार करने लगते हैं, जहाँ हम अपनी अवस्था से पीछे की अवस्था जैसा व्यवहार करने, इसलिए कुछ लोग क्या होता है कि वो बेड पर अभी भी सूसू कर लेते हैं, कुछ लोगों के साथ समस्या होती है। तो ये क्या होता है? अपनी अवस्था से पीछे की अवस्था यानी प्रतिगमन कहा जाता है, जिसको रिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी क्षतिपूर्ति। क्या है? क्षतिपूर्ति। अगली जो आपकी रक्षात्मक युक्ति है या विधि है वो क्या है? क्षतिपूर्ति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैम्पेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैम्पेंसेशन बोलते हैं। क्षतिपूर्ति देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम तैयारी कर रहे थे एक मास्टर बनने की, कि हमें सरकारी मास्टर हम बन जाए, या किसी सरकारी PCS IAS जो भी बनने की आप तैयारी कर रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे, आपने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी अगर आप सफल नहीं होते हो तो क्या है कि आप कोई ऐसा व्यवसाय करते हो, कोई कंपनी या कोई लघु उद्योग या बड़ा उद्योग खोल लेते हो कि आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो भी लेवल में आ जाए, जो आर्थिक इनकम है वो भी लेवल में आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति कहते हैं। एक नॉर्मली अगर उदाहरण लेते हैं कि अगर कोई एक कम हाइट की लड़की है, ठीक है, और वो किसी पार्टी में जाती है और उसे लग रहा है कि हाँ मेरी हाइट ज़्यादा कम है, तो वो कुछ हील वाले सैंडल पहन लेती है, हील्स पहन लेती है और अपनी जो हाइट है वो मेंटेन कर लेती है, तो इसको भी क्या कहेंगे? क्षतिपूर्ति कहते हैं। जैसे कोई बंदा है जिसके सर के बाल झड़ गए हैं और वो पार्टी में जा रहा है, दोस्तों के साथ जा रहा है, तो क्या बिग पहन लेता है, तो क्या करता है कि क्षतिपूर्ति करता है। बाल नहीं है तो लोकल ही लगा लेते हैं, लेकिन क्षतिपूर्ति हो जाती है। तो ये क्या होता है? क्षतिपूर्ति होता है, जो क्या करता है? हमारे ईगो की सुरक्षा करता है, ताकि समाज में हमें कहीं हर्ट ना हो जाए कि अरे ये तो बड़े दिन से तैयारी कर रहे थे, सफल तो नहीं हो पाए, चलो जॉब नहीं मिली तो हमने व्यवसाय कर लिया, व्यवसाय में सफल हो गए, है ना। ये क्या होता है? क्षतिपूर्ति होता है। अगली जो है रक्षात्मक विधि वो है प्रक्षेपण। क्या होता है? प्रक्षेपण, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन बोलेंगे। देखिए प्रक्षेपण क्या होता है? जहाँ अपने दोष दूसरों पर मढ़ देना, दूसरों पर मढ़ देना, अपने दोष दूसरों पर मढ़ देना। जैसे कोई बच्चा है क्लास में नकल लेकर गया, चीटिंग लेकर गया, ठीक है, और वो पकड़ा जाता है, तो भाई ये तुम्हारे जेब से नकल कैसे निकली, या तुम्हारे बॉक्स से नकल कैसे निकली? तो कहते हैं अरे सर ये मेरी थोड़ो है, किसी ने मेरे पास फेंक दी है, या अब सिर्फ मैं ही थोड़ो कर रहा हूँ, ये तो कोई और भी सभी लोग तो कर रहे हैं, और भी सभी लोग तो लाते हैं। यानी अपना जो दोष है वो किसी दूसरे पर। जैसे घर ही में क्या होता है कि बच्चे कोई चीज़ तोड़ फोड़ देते हैं और जब उनकी डांट पड़ती है तो वो एकदम से कहते हैं ये मैंने नहीं किया है, ये छोटे भाई पे डाल देते हैं ये इसने किया है। तो ये क्या होता है? प्रक्षेपण होता है, जहाँ अपने दोष दूसरों पर डाल दिए जाते हैं। क्या करते हैं? अपने दोष दूसरों पर डाल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। अपनी कमी दूसरे पर थोप देना, ठीक है, प्रक्षेपण होता है। आगे देखते हैं। तो देखिए अगली जो है हमारी 5वीं विधि है वो है उदात्तीकरण। उदात्तीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं उन्मोचन या शोधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शोधन भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। देखो उदात्तीकरण, उन्मोचन या शोधन। शोधन क्या होता है? जैसे आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग, उसमें जो मिल्खा सिंह थे उनको सेना में भर्ती किया गया था, लेकिन उसमें वो क्या थे, उनके अंदर जो ये भागने का जो गुण था वो इतना ज़्यादा था कि फ़ौज में उनको वो असहज हो रहे थे, या जो फ़ौज में अधिकारी थे उन्हें ये लग रहा था कि हाँ ये जो बंदा है वो फ़ौज से ज़्यादा एलिजिबल जो है वो किस में है, अगर इसको एथलीट में भेज दिया जाए, दौड़ में भेज दिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। तो ये क्या होता है? शोधन होता है। या कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर
कुछ ऐसे विचार होते हैं जो समाज में मान्य नहीं होते हैं, फिर क्या करते हैं हम उनका डाइवर्जेंट कर देते हैं, उनको दूसरी तरफ घुमा देते हैं और उन्हें दूसरा सेक्टर दे देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, उनके अंदर का वो जो गुण है, जो प्रतिभा है, उसका शोधन हो जाता है, यानी उसको नया एक रूप। जैसे कोई एक व्यक्ति है जिसके अंदर थोड़ा सा सेक्सुअलिटी ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे कि अगर उसको थोड़ा सा मूव कर दिया जाए कि अगर वो कोई कहानी लिखे, कोई कविता लिखे, तो उसके थ्रू वो अपने इमोशन को बाहर ला सकता है। अगर नहीं लाएगा तो क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, है ना। उसको बैलेंस में लाने के लिए उसे कुछ तो ऐसा कार्य करना पड़ेगा, यानी यही क्या होता है, शोधन होता है। ठीक है, जैसे आपने शोधन क्या होता है कि हमारे अंदर की जो कमी है उसी को हम अपनी विशेषता बना लें और उसी सेक्टर में आगे बढ़ जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं, शोधन बोलते हैं। अगला है हमारा विस्थापन। क्या है विस्थापन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि हमारे अंदर की जो ऊर्जा है या हमारे अंदर की जो प्रेम है, जो घृणा है, जो नफरत है, उसको हम दूसरी जगह स्थापित कर दें। ठीक है, दूसरी जगह स्थापित करें। जैसे मान लो एक निसंतान रोगी है ना, उसके पास कोई संतान नहीं है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं है। फिर वो क्या करता है, किसी ये प्रश्न आ चुका है, वो अपने किसी छोटे भाई की बेटी को गोद ले लेता है या बेटे को गोद ले लेता है और उसकी उस बेटी या बेटी को अपनी पुत्री की या पुत्र की तरीके से पालन पोषण करता है, स्नेह प्रेम दुलार देता है, परवरिश करता है। तो ये किस युक्ति का उदाहरण है, तो ये क्या है, विस्थापन। कि उसने अपनी संतान के हिस्से का जो प्यार था वो अपने छोटे भाई की बेटी या बेटी को दे दिया है, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अगला देख लीजिए, दमन क्या होता है। जहाँ क्या होता है कि हमारे अंदर की जो इच्छाएं होती हैं, ठीक है, या ये जो युक्तियाँ दी हैं वो किसने दी हैं, फ्राइड महोदय ने दी हैं। किसने दी हैं, फ्राइड की ये युक्तियाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, रक्षात्मक युक्तियाँ। तो फ्राइड ने क्या बताया था कि दमन का जो सिद्धांत बताया था अभी समायोजन में, तो दमन का सिद्धांत क्या कहता है कि, या अभी जब हम लोगों ने विस्मृति पढ़ा था उसमें भी दमन का सिद्धांत पढ़ा था, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि हमारे जीवन की जो असफल घटनाएं हैं या हमारे जीवन में कुछ अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं, तो दमन की प्रक्रिया के तहत उन घटनाओं का हम क्या कर देते हैं, उनको दबा देते हैं। लेकिन ये होता कैसा है, स्वाभाविक होता है। जहाँ हम पुरानी यादों को स्वतः भूल जाएं, उसे क्या कहते हैं, दमन, यानी स्वतः भूल जाएं। और कैसे, अचेतन रूप से। दमन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, अचेतन रूप से होती है। और समन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, चेतन रूप से होती है। कैसी होती है, चेतन। जहाँ हम अपने जीवन की असफलताओं को या अप्रिय घटनाओं को, या जो हमारे जीवन में गलत हुआ है या जो हम नहीं कर पाए, मान लो हम किसी को पसंद करते तो वो व्यक्ति हमें नहीं मिल पाया, तो क्या है, एक तो हम स्वतः उसको भूल जाएं, तो वो क्या होगा, दमन होगा, यानी रिप्रेशन होगा। और एक जानबूझ के हम प्रदर्शित कर रहे हैं, जानबूझकर हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि हाँ हम उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, कि वो व्यक्ति सामने बैठा और लोग हमें देख रहे हैं, तो हम नॉर्मल सा रिएक्शन कर रहे हैं कि हम इसको कभी जानते नहीं थे, या वो व्यक्ति भी हमें देख रहा है फिर भी हम नॉर्मल रिएक्शन कर रहे हैं कि हाँ हम तो आपको नहीं जानते हैं। तो ये क्या होता है, शमन होता है। जहाँ हम जानबूझकर अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को दबाते हैं, वो समन होता है। और जहाँ स्वतः ही हमारी भावनाएं और इच्छाएं दब जाती हैं, वो क्या होता है, दमन होता है। ठीक है, अगली है इनकार, डिनाइल। अगली जो आपकी युक्ति है वो क्या है, इनकार या डिनाइल। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कार्य हो गया, वो सही नहीं है, आपके घर वालों ने कहा भैया आपने ये काम किया, आपने ये काम क्यों कर दिया, आप सीधा घोट जाते हो, मैंने ये कार्य नहीं किया है। समझ रहे, बच्चे ऐसे करते हैं, उनसे कोई चीज़ टूट जाती, मैंने ये कार्य नहीं किया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिनाइल, इनकार। इससे क्या होता है, हमारा माइंड हल्का हो जाता है कि हाँ चलो अब घर वाले हमारे पीछे तो नहीं पड़ेंगे कम से कम। अगला देख लीजिए, दिवा स्वप्न या कल्पना तरंग। क्या होता है, दिवा स्वप्न या कल्पना तरंग, यानी दिन में सपने देखना। कल्पना तरंग खोए हैं कि हाँ हम प्रधानमंत्री, हाँ अगर हम तैयारी कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं लेकिन ख्वाब देख रहे हैं कि अरे हम तो प्राइमरी के मास्टर बन गए, या तो हम तो जूनियर के मास्टर बन गए, अरे हम तो गाड़ी खरीद ली, अरे हमारी फला जगह शादी हो गई, अरे हम यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं। ये क्या होता है, दिवा स्वप्न होते हैं। करते क्या हैं, हमारे ईगो को प्रसन्न करते हैं, हमारे मानसिक प्रेशर को रिलीज करते हैं। तो क्या है, दिवा स्वप्न या कल्पना तरंग, जिसको डे ड्रीम बोलते हैं। अगली है जो रक्षा युक्ति, वो है तदात्मीकरण। क्या है, तदात्मीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक
ऐसा व्यक्ति जो असमायोजित है या कुसमायोजित है, अब वो क्या करता है कि हेलमेट पहन के नहीं गया मार्केट, या उसने रेड और ग्रीन सिग्नल को नहीं फॉलो किया, पुलिस वाले आगे चालान काटने के लिए कि भाई यार तुमने तो गलत किया है। अब वो कहता है कान में फ़ोन लगाया दे रहा, ये लो हमारे अंकल को बात कर लो, ये विधायक हैं, नेता हैं, सांसद हैं। तो क्या करते हैं, किसी दूसरे समायोजित व्यक्ति से अपना परिचय खोलता है ना। खुद तो असमायोजित है, तभी तो आपने नियम तोड़े हैं। तो किसी समायोजित व्यक्ति से अपना परिचय जोड़कर बताता है। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि भाई हम लड़का देखने के लिए गए अपने यहाँ के किसी शादी आदि के लिए, कि भाई लड़का क्या करता है, तो लोग क्या करते हैं, लड़के के बारे में नहीं बताएंगे। हाँ, पापा ये जॉब करते हैं, भैया ये जॉब करते हैं, मौसा इनके ये करते हैं, और भाभी इनकी ये करती। मेन क्या है कि जिसको हम गए हैं, जिससे हम मिलने गए, वो क्या करता है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसकी पहचान क्या है। तो जो तदात्मीकरण होता है, आइडेंटिफिकेशन का होता है, उसमें व्यक्ति के पास खुद की पहचान नहीं होती है, वो दूसरे की पहचान का सहारा लेता है। या यहाँ पर एक चीज़ और भी मानी गई है कि हम क्या करते हैं कभी कभी कि दूसरे लोग जिनके अंदर हाई क्वालिटी की नैतिकता या अच्छे गुण होते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं। आप एक चीज़ और देखते होंगे, जैसे गजनी मूवी आई, उसमें वो सर उसका फटा हुआ था, लोग वैसे हेयर स्टाइल यूज़ करने लगे, सलमान खान की तेरे नाम जैसे बनने लगे, या जो भी फैशन आता है, लड़कियां दीपिका पादुकोण को फॉलो करने लगी, सानिया मिर्जा को करने लगी। ये भी क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, जहां हम दूसरे की पहचान का यूज़ करते हैं। अगला है प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण देखो क्या होता है, व्यवहार के विपरीत व्यवहार करना, व्यवहार के विपरीत व्यवहार करना। हमारे मन में कुछ है, जैसे मन में राम बगल में ईंटा, हम किसी के विषय में अंदर तो बड़े जले भुजे जा रहे हैं, लेकिन सामने से व्यवहार कैसा कर रहे हैं कि अरे हमें तुमसे बड़ा प्रेम है। तो क्या है, प्रतिक्रिया निर्माण यही होता है, व्यवहार के विपरीत व्यवहार करना। आजकल लोग ऐसे ही हैं, एक चेहरा दूसरा, दूसरा चेहरा दूसरा, अंदर कुछ बाहर कुछ। प्रतिक्रिया निर्माण यही होता है। नेक्स्ट है अंतर्बाधा। अंतर्बाधा देखो क्या होता है कि जब हम किसी एक समस्या को समाधान कर रहे हैं, उसी समय हमारे पास कोई दूसरी और तीसरी समस्या और आ जाती है, तो वो क्या करती है कि हमारे पहले वाले कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगती है। इसको हम क्या कहते हैं, अंतर्बाधा कहते हैं। ठीक है, जैसे एक तो मेरा पढ़ने के लिए बैठे, वैसे पढ़ने का मन नहीं हो रहा, तब तक घर में कोई एक काम और बता दिया गया, तो ये क्या होता है, एक काम में दूसरे विघ्न पड़ जाती है, अंतर्बाधा होता है। अगला है पलायन। क्या होता है पलायन, यानी ड्रा कर देना किसी चीज़ को, किसी समस्या को देखकर भैया मुझसे नहीं होगा, चले गए, तो ये क्या होता है, पलायन होता है। ठीक है, अगला है रूपांतरीकरण होता है, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है, रूपांतरीकरण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमें कोई मानसिक समस्या हो रही है और उस मानसिक समस्या को हम शारीरिक समस्या में ट्रांसफ़र कर दें। मानसिक समस्या को शारीरिक, जैसे मान लीजिए कल हमारा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम की मेरी कोई तैयारी नहीं है, भाई हम घर वालों को उल्लू बनाते रहे कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कल एग्ज़ाम है, एकदम से बीमारी का बहाना बना लेना, अरे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा, बच्चे ऐसा करते हैं ना। तो ये क्या होता है, रूपांतरीकरण होता है कि मानसिक स्थिति समस्या को शारीरिक समस्या में आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो रूपांतरीकरण होता है। अगला है 16वां है आश्रित होना, जिसको हम लोग बोलते हैं बिकमिंग डिपेंडेंट। जब क्या होता है कि हम अपनी सारी समस्या, अपना सारा बोझ किसी दूसरे के ऊपर थोप दें कि भाई यार तुम ही एक हो जो मेरी नैया पार कर सकते हो, तुम्हारे सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं, तुम ही हमारा अच्छा कर सकते हो। तो ये क्या होता है, आश्रित होना, जिससे अपना जो मानसिक बोझ होता है वो कम होता है, दूसरे के ऊपर बढ़ जाता है। अगला है आक्रामकता, एग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जब भी हम हर्ट होते हैं या ईगो हर्ट होता है तो हमारे अंदर आक्रामकता बढ़ती है। अगर उसको हम सही दिशा में डाइवर्ट करते हैं तो कुछ नया देखो नवनिर्माण तो होना ही है, या तो प्रलय होगी या निर्माण होगा। अगर गलत वे में चले गए तो विनाश होगा, है ना। और अगर सही जगह पे हमने अपनी उस आक्रामकता को, उस एनर्जी को लगा दिया तो कुछ नया निर्माण हो जाएगा। तो ये कुछ रक्षा युक्तियाँ हैं जो हमारे अहम के बचाव के लिए अचेतन मन करता है, जिसका हमें कोई पता नहीं होता है। ये सारी जो गतिविधियाँ हैं ये बिना बताए होती हैं, ठीक है। तभी ये सारी गतिविधियाँ होती हैं, ये सारी युक्तियों का प्रयोग हमारा
जो अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, वो करता है, इसीलिए हम समायोजन स्थापित कर पाते हैं, वरना हम समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कल के टॉपिक में हम लोग कुसमायोजन पढ़ेंगे, कुसमायोजन क्यों होता है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।